नमस्कार। न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संदीप चौधरी। पिछली वीडियो में हम लोग कोशिका के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। तो यह हम लोग जानते हैं, कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। तो नंबर 1 प्लेज्मा झिल्ली, नंबर 2 केंद्रक, नंबर 3 कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव हैं। तो आइए इन 3 गुणों को एक एक करके जानते हैं। तो हम पहले बात करेंगे प्लेज्मा झिल्ली, जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। प्लेज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है। प्लेज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लेज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए गुणात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। कुछ पदार्थ कोशिका से बाहर और अंदर कैसे आते जाते हैं, आइए देखते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। उदाहरण देख लीजिए, जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिका का अपशिष्ट पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड जब कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। जब कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में होती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। और कोशिका के बाहरी पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कोशिका के अंदर वाले कार्बन डाइऑक्साइड से अपेक्षाकृत कम सांद्रता होती है। इसलिए कोशिका के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के बाहर चली जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल होता है, जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जब जल की अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। प्लेज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण होती है। इस प्रकार प्रासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। इस प्रकार प्लेज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर व बाहर आने जाने देती है। अब हम बात करेंगे केंद्रक। तो आइए जानते हैं, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर जा पाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं, यानी एक छड़ की नुमा दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना देती है,
क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना देती है वो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अणु के रूप में अगले संतति में जाते हैं। माता पिता से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए अगले संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। जो डीएनए अणु होता है उसमें कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं में एक जाल का पिंड होता है। जब कोशिका विभाजित होता है तो यह क्रोमेटिन क्रोमोसोम में संगठित हो जाती है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित देता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक स्पष्ट ना हो इसमें क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जबकि ऐसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकेरियोट कोशिकाएं कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव अंगक नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और अधिक कोशिका अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषी करते हैं, ये प्रकाश द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो उनमें क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका यानी थैले की तरह संरचना के साथ होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लेस्टिड में होता है। अब हम लोग बात करेंगे कोशिका द्रव। कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र होता है जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा होता है, इसे कोशिका द्रव कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत ही विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिका का अंग कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। यानी कोशिका द्रव तथा केंद्रों को मिलाकर कोशिका द्रव बनता है। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण के लिए स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसलिए इसमें जीवन के लिए तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेते। इसलिए वायरस किसी भी जीव के अंदर पहुंचकर
बहुगुणन करके जीव की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं।